वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल झक्कास मसालेदार पढ़ाई, जिसमें केमिस्ट्री आपको डील करेंगे झक्कास तरीके से आरके सर, और झक्कास मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं आशीष सर, और झक्कास फिजिक्स को जो डील कर रहे हैं वो हैं आपके सौरभ सर, यानी कि मैं खुद। अब बात कर लेते हैं कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस लेक्चर्स में क्या सीखा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस वगैरह की बात कर ली थी, रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, ओम्स लॉ को देखा था। आगे रेजिस्टेंस को ही लेके बात और बढ़ाते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास तक और कंडक्टिविटी को भी सीख लिया था, करंट डेंसिटी को भी सीख लिया था, करंट डेंसिटी का रिलेशन सीख चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की भी बात कर चुके थे हम। अब आगे उसकी बात आगे बढ़ानी है। तो हमें जो आज सीखना है ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आता भी है। टॉपिक क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होगा मेरे पास, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर पाया जाने वाला ऐसा गुण जिस गुण की वजह से वह अपने अंदर बहने वाले करंट का विरोध करे, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अब बात कर ले रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। तो याद करो एक जमाने पहले जब आप 11th में रहे होगे तो आपने एक चीज सुनी होगी अल्फा। अरे सर अल्फा बीटा गामा तो कई गानों में भी सुना है अल्फा। तो इसको एक्चुअल में अल्फा बोलते हैं, और भी तरीके अल्फा बनाने के, लेकिन अपन अल्फा ऐसे बनाएंगे। तो अल्फा भाई साहब, अल्फा क्या होता है, अल्फा को क्या बोलते थे, अल्फा को बोलते थे टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा जो था वो क्या था भाई, आपने पढ़ा था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है मेरे बेटे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अपन ने अल्फा के बारे में ये देखा अल्फा क्या है। एक शब्द और डिफाइन कर लें कि अल्फा के बाद एक आर टी का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। टी डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस क्या है, एक शब्द आर नॉट डिफाइन कर लें, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आर टी आर नॉट अपन ने डिफाइन कर लिया ऐसा। अब अल्फा की बात करें तो याद करो अल्फा को कैसे डिफाइन करते थे, अल्फा को डिफाइन करते थे डेल्टा आर अपॉन आर इनटू और 1 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब टाइम नहीं है, डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस है भाई साहब। तो अल्फा को कैसे लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर यानी इनिशियल आर यानी आर नॉट इनटू, और ये हो जाएगा डेल्टा टी। मैंने डेल्टा टी छोटा ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट इक्वल्स टू आर नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। आर टी की वैल्यू निकाल लें, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब आगे क्या मिला अपने को साहब, तो आर टी की वैल्यू रेजिस्टेंस है टी डिग्री सेंटीग्रेड, क्या मिलेगा इक्वल्स टू आर नॉट, मैंने कॉमन ले लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल में जो रिलेशन है, ये रिलेशन किस चीज का है, ये रिलेशन है रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। कि कोई कंडक्टर लिया, उसका रेजिस्टेंस टी डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, ठीक है, और उसका कंपैरिजन किससे किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रही होगी। एक चीज तो तय है, कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, रेजिस्टेंस 0 तो नहीं हो सकता है उसका भाई साहब। तो अगर हम बात कर लें, क्यों, क्योंकि मटेरियल की एग्जिस्टेंस होगी तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो मटकेंगे, अपने एक जगह से दूसरी जगह मटकते फिरेंगे और वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे ही करेंगे। तो इस वजह से रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले इसको नोट करो, ये जो रिलेशन दिखाई दे रहा है तुमको, ये रिलेशन क्या है
कि आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जिसमें आर टी का मतलब रेजिस्टेंस है टी डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ किसी कंडक्टर का, आर नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है साहब, आगे बात बढ़ाते हैं, इसको नोट कर लिया अपन ने। अब आगे समझिएगा, तो हमने ये देखा कि जो रिलेशन निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, वो निकल के आया आर टी इक्वल्स टू आर नॉट और 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूं तो आर टी इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अगर इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, तो अगर मैं आर टी को वाई एक्सिस पे ले लूं और अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस को एक्स एक्सिस पे ले लूं, तो ये मेरे पास भाई साहब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्लोप। जो प्यार करता है वो पागल बन जाता है। उसी तरीके से कि अगर एक्स एक्सिस के साथ अगर कोफिशिएंट लिखा है तो वो स्लोप बन जाता है, और ये बन जाएगा इंटरसेप्ट, यानी कि सी, बीच में प्लस लगा है प्लस। और इस साहब ये तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। ये क्या आ गई, ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। अरे इक्वेशन को अगर प्लॉट करके देखें तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा, मान के चलो इसको आर टी ले लिया, इसको मैंने टी डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है कब्जा कर लेना। अगर स्लोप एक्स के साथ लगी हुई है तो कब्जा वाई एक्सिस पे होगा, ये गणित वाले मास्टर ने सिखाया होगा और नहीं तो सिखाएंगे। तो सी यानी कि कब्जा आर नॉट, तो भाई साहब आर नॉट ये अपन ने ले लिया और अपन ने देखा कि यहां से लेके यहां की जो वैल्यू है ये आर नॉट है। और उसके बाद अगर इसकी स्लोप देख ली जाए तो स्लोप ऐसे भी तो देख सकते हैं, स्लोप यानी कि अगर मेरे पास टेन थीटा ही तो स्लोप को बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू आर नॉट, ये मेरे पास स्लोप की वैल्यू है। तो अगर मेरे को कर्व बनाना पड़ जाए इस इक्वेशन का, जो कि एग्जामिनेशन कई बार पूछता है, तो वो कर्व ऐसे बनाया जाता है, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको देखें, इसको नोट करें, इस कर्व को नोट करें, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट कर्व है। आगे अगर बात बढ़ाएं तो पहले नोट कर लें इसको, कर्व को चाहे तो नोट कर लें, जैसे ही कर्व को नोट कर लेंगे फिर आगे बात बढ़ाएंगे। तो आगे अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो अल्फा जो होता है, अल्फा नोट कर लिया क्या, अल्फा जो होता है मेरे प्यारे सुंदर बच्चों, वो मेटल के लिए, अगर कोई मेटल है मेरे पास तो मेटल के लिए अल्फा कैसा होता है, फॉर मेटल, पूछने लायक क्वेश्चन है ये आपके ऑब्जेक्टिव में। फॉर मेटल्स के लिए, अगर कोई मेटल्स मेरे पास है बेटा, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और अगर कोई मेरे पास सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये अपन ने बात समझ ली है, तो नोट कर सकते हैं इस बात को। अगली बात अगर देखें तो हमने ये सीखा था रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। याद करो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सीखा था, जरा ध्यान से कंसंट्रेट करके समझना, मैं दोबारा समझाता हूं। हमने ये सीखा था रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऐसा होता है। तो सबसे पहली बात इसमें काम की ये है, सबसे पहली बात काम की ये है कि अगर मैं टेम्परेचर को, रेजिस्टेंस अभी देखा ना, रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी था। अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस को कम करता चला जाऊंगा तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा और एक स्पेसिफिक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा, एक ऐसा टेम्परेचर अपने को मिलेगा जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस मिनिमम हो चुका होगा। तो अगर उस टेम्परेचर को बोलते हैं, जब रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, उस टेम्परेचर को बोलते हैं टीसी। टीसी का मतलब वो रेलवे वाला नहीं है, टीसी का मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर। टीसी का मतलब क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर साहब, बिल्कुल क्रिटिकल टेम्परेचर है। और रेजिस्टेंस जो होगा उस रेजिस्टेंस को भी बोलेंगे क्रिटिकल रेजिस्टेंस, और ऐसे कंडक्टर को बोलेंगे सुपर कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर का नाम होगा सुपर कंडक्टर, सुपर के ऊपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर बन जाएगा ये। चलो साहब अपन ने ये देखा। दूसरी बात अगर देखें कि हमने सीखा था रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान के चलो मेरे पास कोई मटेरियल है, कोई कंडक्टर है, जिसका जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, अगर मान के चलो वो क्यूब की तरह है,
अगर जो मेरे पास कंडक्टर है उसका शेप एक क्यूब की तरह है, जिसकी जो लंबाई है अगर ये मैं 1 मीटर ले लूं, अगर इसकी जो चौड़ाई है इसको भी 1 मीटर ले लूं और इसकी जो हाइट है उसको भी 1 मीटर ले लूं, तो मैं देखूंगा एरिया 1 मीटर स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब आएगा। अपन ने ये देख लिया, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। तो साहब तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, रो इंटू लंबाई 1 मीटर है अपॉन एरिया 1 मीटर है, 1 मीटर का स्क्वायर है, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी जो शब्द है वो क्या चीज है, रेजिस्टिविटी ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस के बराबर है। रेजिस्टिविटी जो है किसी मटेरियल की वो क्या है, रेजिस्टिविटी एक ऐसे कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर है जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो। तो ऐसे रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, ऐसे कंडक्टर के रेजिस्टेंस को उसकी रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। तो ये अपन ने बात रेजिस्टिविटी के लिए सीखी, रेजिस्टिविटी के बारे में सीखा कि रेजिस्टिविटी मटेरियल की कैसे होती है। अब थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात जरा कर लें जो कि एमसीक्यू में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को, आपको याद करना है जैसे मुझको याद है, इसलिए मैंने टाइम से वो तो मैंने पहले नोट कर दिया। देखो ध्यान से कि रेजिस्टिविटी किस बात पर डिपेंड करती है। पहली चीज तो रेजिस्टिविटी एग्जामिनेशन में इस तरीके से भी बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अगर रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम है। तो रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है। अच्छा साहब, नेचर का मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, जो हमने I इक्वल टू NaVd में भी सीखा था। स्मॉल n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं। दूसरा एक चीज और भी होती है जिसको टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, उस पर भी वो डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। दूसरी बात, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर ज्यादा या कम करने से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। फिर किस बात पे डिपेंड नहीं करती है रेजिस्टिविटी, सेकंड पॉइंट है किस बात पे डिपेंड नहीं करती है, तो वो भी आना चाहिए अपने को कि मटेरियल का शेप कैसा है, साइज कैसा है, इस बात पे डिपेंड नहीं करती। और किस बात पे डिपेंड नहीं करती कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ मटेरियल कैसा है। अच्छा साहब क्यों सर, आपने तो फॉर्मूले में लिखवाया था R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, तो अगर मैं रो के लिए फॉर्मूला निकालूं तो वो आ जाएगा R इंटू A बाई L। बेटा मेरे ये फॉर्मूला सही है लेकिन ये वाला फॉर्मूला गलत है, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, दो इस लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। अच्छा साहब, फिर अगला पॉइंट ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद होना चाहिए अच्छी तरह से क्या कि रेजिस्टिविटी का सीक्वेंस क्या है। सबसे ज्यादा एलॉय के लिए होती है, फिर सेमीकंडक्टर के लिए होती है, फिर कंडक्टर के लिए होती है। अच्छा सर, हमें याद तो रहता ही नहीं है ये, तो इसकी ट्रिक सीखो इसको याद रखने की। हम 80, एक वर्ड होता है ना 80, 80, तो 80 को हिंदी में बोलते हैं 80, तो 80 लिख के देखो जरा साहब, 80 लिख के देखो, 80। तो 80 अगर देखें तो देखो, आ का मतलब एलॉय, एस का मतलब सेमीकंडक्टर और सी का मतलब क्या है, कंडक्टर। तो सबसे पहले एलॉय, फिर सेमीकंडक्टर और फिर सी यानी कंडक्टर। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी एलॉयज की होती है, फिर सेमीकंडक्टर्स की होती है, फिर कंडक्टर्स की होती है रेजिस्टिविटी। अगली बात देखें, कंडक्टिंग मटेरियल जो है, कंडक्टर्स हो या एलॉयज हो, उनका यूज क्या है डेली लाइफ में। तो देखो साहब, जैसे नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम जो मटेरियल है इसका क्या यूज है, इसका यूज हीटर, गीजर और प्रेस में करते हैं। जैसे घरों में हीटर देखा होगा, अगर बिजली चोरी करते हो तो हीटर का यूज करते होगे, गीजर वगैरह गर्म पानी करने के लिए, प्रेस जिसको इस्त्री भी बोलते हैं, भाई कपड़ों पे सुंदर लगे कपड़े तो प्रेस करते हैं, तो नाइक्रोम का यूज इसमें करते हैं। अच्छा साहब, क्यों करते हैं नाइक्रोम का यूज इसमें, नाइक्रोम का यूज इसमें इसलिए करते हैं, इन चीजों में एलिमेंट्स में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी बात अगर देखें तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो प्रेस कितनी भी गर्म हो गई प्रेस बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी ये वायर पिघलेगा नहीं, इसका मटेरियल, इसका एलिमेंट पिघलेगा नहीं, इसलिए नाइक्रोम का यूज हीटर, गीजर और प्रेस में करते हैं। सर ये क्यों सिखा रहे हो, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा इस तरीके से कि इसका यूज किस चीज में करते हैं। दूसरी बात, टिन, लीड और एलॉय, टिन लीड का एलॉय, लीड यानी कि पीबी
और टिन SN, तो टिन लेड एलॉय का यूज करते हैं फ्यूज वायर को बनाने में। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उठा के देख लो, उसके अंदर पीछे फ्यूज वायर लगा रहता है, तो फ्यूज वायर बनाने में टिन लेड एलॉय का यूज करते हैं। अच्छा साहब, क्यों करते हैं टिन लेड एलॉय का यूज? क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी तो ठीक ठाक रहती है। इसकी रजिस्टिविटी क्या रहती है, ठीक ठाक कह दूं या ये कह दूं कि रजिस्टिविटी लो रहती है। और दूसरी बात कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा लो रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं फिर समझाता हूं, कि हमेशा फ्यूज वायर को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं। सीरीज में इसलिए कनेक्ट करते हैं कि करंट फ्लो करे, सेफ्टी लिमिट से ज्यादा अगर करंट फ्लो कर जाए या पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए तो ये फ्यूज वायर ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और इसकी रजिस्टिविटी बहुत कम है, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिस वजह से आपका डिवाइस सेफ बना रहेगा, उसके अंदर करंट नहीं जा पाएगा, यही खराब होगा। 5-10 रुपए का आता है, चेंज हो जाएगा। तीसरा, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का यूज क्यों करते हैं? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन एलॉय है, इनका यूज रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने में करते हैं। शॉर्ट में मैंने आरबी लिख दिया है। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा डिब्बा जिसमें कई सारे रेजिस्टेंस एक साथ लगे हुए होते हैं, जिसका बटन दबाओ वो रेजिस्टेंस प्ले करने लगता है, मतलब नचने नहीं लगता, जो सर्किट में रोल प्ले करने लगता है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का यूज करते हैं। अब मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन के लिए अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसके लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती ही नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा हो कम हो फर्क नहीं पड़ता इस मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन के लिए। टंगस्टन का यूज करते हैं फिलामेंट ऑफ बल्ब में, बल्ब के फिलामेंट में इसका यूज करते हैं। इसका टंगस्टन का इसका अच्छा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, यानी आपका कितना भी गर्म हो जाए बल्ब लेकिन एकदम फ्यूज नहीं होगा। तो टंगस्टन का यूज करते हैं फिलामेंट ऑफ बल्ब को बनाने में, रजिस्टिविटी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कॉपर और एल्यूमिनियम का, सस्ता माल लेना है एल्यूमिनियम का ले लो, अच्छा लेना है कॉपर का ले लो। कनेक्शन वायर, जो कि घरों में तुमने तार देखे होंगे जनरल नॉर्मली, कनेक्शन वायर में इसका यूज करते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम का। तो ये इनका इंपॉर्टेंट यूज, हमने रजिस्टिविटी वगैरह ये सीखा, यूज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल सीख लिया। अब किरचॉफ लॉ की बात करते हैं। साइंटिस्ट किरचॉफ ने क्या लॉ दिए? तो भाई साहब ओम साहब के स्टूडेंट थे किरचॉफ। ओम साहब ने क्या बोला कि V इक्वल्स टू IR, अगर हम ऑल प्रेशर कंडीशंस को, टेम्परेचर कंडीशंस को और वॉल्यूमेट्रिक कंडीशन को कांस्टेंट कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो V इक्वल टू IR, R मतलब रेजिस्टेंस होता है, यानी V अपॉन I का रेशो कांस्टेंट होता है। इतना बोला, ये हर जगह वैलिड था लगभग। लीनियर रिलेशन अगर है ये, तो लीनियर रिलेशन जहां पे भाई वोल्टेज करंट के साथ लीनियरली वेरी करेगा, वहां तो ये रिलेशन वैलिड था। अब लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड आने लगे तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में ये रिलेशन काम करना थोड़ा डगमगा गया, लगता तो है लेकिन डगमगा गया। तो वहां उनके स्टूडेंट थे साइंट किरचॉफ साहब। तो किरचॉफ भाई साहब ने लॉ दिए, 2 लॉ दिए, दोनों ही लॉ काम के हैं। तो समझते जरा किरचॉफ लॉ क्या चीज होती है। किरचॉफ लॉ, तो किरचॉफ, साइंटिस्ट किरचॉफ ने भाई साहब, सबसे पहली बात तो अगर मैं बात कर लूं काम की बात क्या, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2 लॉ दिए। एक लॉ का नाम दिया फर्स्ट लॉ, और इसको हम दूसरे भाषा में करंट भी लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं इसको, किरचॉफ का करंट लॉ। और ये जो होता है ये बेस्ड है किस पे? ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है साहब। ये दूसरा लॉ क्या दिया? सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ जो दिया ये क्या दिया? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वोल्टेज, लॉ ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं या लॉ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, या तो बोल दो लॉ ऑफ वोल्टेज या बोल दो लॉ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये किस बात पे बेस्ड है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे साहब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है ये लॉ। तो ये 2 लॉ दिए साइंटिस्ट किरचॉफ ने, है क्या साहब? तो किरचॉफ करंट लॉ, सबसे पहला जो लॉ है मेरे प्यारे बच्चों, किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ सीखते हैं सबसे पहला, यानी फर्स्ट लॉ सीखते हैं। तो फर्स्ट लॉ में ये बोला, मान के चलो ये कोई जंक्शन है, जंक्शन तो सर रेलवे स्टेशन पे सुना है। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहां से कई सारे वायर आ रहे हैं और जहां से कई सारे वायर जा रहे हैं, यानी कई सारे वायर एक जगह मीट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना टपरा,
तो टपरे का मतलब क्या होता है कि यहाँ कई सारे लोग बैठ के एक साथ चाय पी रहे होते हैं, कई सारे लोग चाय पीने आ रहे होते हैं, कई सारे लोग चाय पी के जा रहे होते हैं। तो ऐसी ये जंक्शन है साहब। तो जंक्शन पे मान के चलो, इस जंक्शन पे कुछ करंट आया, कुछ करंट आया, कुछ करंट गया साहब, कुछ करंट इस तरीके से निकल के चला गया। तो ये क्या बोलता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ? मान के चलो ये करंट I1 आया, I2 आया, I3 गया, I4 गया और ये I5 आया। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर ये जो जंक्शन है जहां पे कई सारे वायर मीट कर रहे हैं, कई सारा करंट, तो इनकमिंग अलजेब्रिक सम, या सीधी भाषा में अगर बात करें, काम की बात करें, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट्स। अच्छा साहब, क्या होता है इनकमिंग करंट्स इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स? इसका सीधा मतलब ये है कि जो जंक्शन की तरफ करंट आ रहे हैं उन सबको ऐड कर दो, बराबर में जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं उन सबको ऐड कर दो। तो जंक्शन की तरफ कौन कौन से करंट आ रहे हैं? I1 प्लस I2 प्लस और कोई सा आ रहा है क्या? प्लस I5 इक्वल्स टू जंक्शन से दूर कौन से जा रहे हैं? I3 और I4। I3 और I4 जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो एक्चुअल में ये है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ इसको बोलते हैं। लेकिन जब किताब में देखोगे तो उसमें लिखा मिलेगा तुमको अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स। ये सरल भाषा में समझाया है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स meeting at junction point is always zero। अच्छा साहब, इसका मतलब क्या है? कोई खास बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि जंक्शन की तरफ आने वाले करंट को पॉजिटिव ले लो, जंक्शन से दूर जाने वाले करंट को नेगेटिव ले लो, और अब इसको करोगे तो जीरो बन जाएगा इक्वल में। देखो इसको इधर करके देखो तो जीरो बन जाएगा। ये किताबी ज्ञान है और ये अपना ज्ञान है, झक्कास ज्ञान है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जो जंक्शन की तरफ सारे करंट आ रहे हैं उनको जोड़ दो, और जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं इक्वल करके उनको जोड़ दो। इसमें तुम्हें साइन कन्वेंशन की हेडेक नहीं करनी पड़ेगी, इसमें साइन कन्वेंशन सोचना पड़ेगा कि आने वाले करंट को पॉजिटिव मानो, जाने वाले करंट को नेगेटिव मानो, तो ऐसा होगा। तो ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। तो पहले अपन कॉन्सेप्ट सारे सीख लें, फिर एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सारे एमसीक्यू पूरे सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो हमने ये पहला किरचॉफ का करंट लॉ सीखा, अब दूसरा सीखते हैं किरचॉफ का लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ सीखते हैं साहब। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ वोल्टेज है ये। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है बेसिकली वो क्या है? वो है लॉ ऑफ वोल्टेज। तो इसने क्या बोला? किरचॉफ के सेकंड लॉ ने क्या बोला? किरचॉफ्स सेकंड लॉ ने ये बोला कि मान के चलो साहब कि ये एक बैटरी लगी हुई है, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस R है, ये बैटरी जिसका EMF E है, मान के चलो एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है। इस तरीके से सर्किट बना दिया और इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। तो सर्किट इसको बोलते हैं क्लोज लूप। जब A B C D और ये A, तो क्लोज लूप, सबसे पहले क्लोज लूप कैसे लिखते हैं? क्लोज लूप लिखते हैं लौट के बुद्धू घर को हुआ है, ABCD। अभी ओपन लूप है, लास्ट में A और लिख दोगे यानी लूप क्लोज हो गया। तो ये क्लोज लूप लिखने का तरीका है। अपन ने क्लोज लूप लिखा, इसमें मान के चलो अपन ऐसे घूमते हुए चले, भाई सर्किट में घूमना अपने को भी पड़ेगा, बाजार में घूमते हो तो सर्किट में घूम लो इस तरीके से, तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो क्लोज लूप में इस तरीके से चले, तो उसने ये बोला कि जो वोल्टेज इस बैटरी का होगा, वोल्टेज ऑफ बैटरी प्लस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ऑफ दूसरा रेजिस्टेंस, इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, R1 प्लस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन अ क्लोज लूप में क्या हो जाएगा? जीरो। क्लोज लूप में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा इक्वल्स टू, यानी सभी चीजों के अक्रॉस का इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज का सम कर दोगे क्लोज लूप में तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन सर वोल्टेज निकालें कैसे? तो वोल्टेज कैसे निकालते हैं तो ध्यान से देखो। अब वोल्टेज निकालने का तरीका है और उसका साइन कन्वेंशन का भी तरीका है, तो उस तरीके को समझते हैं, तरीके को जरा समझें। ये तो था किरचॉफ का सेकंड लॉ एक्चुअल में, जो कि किरचॉफ बाबा ने बोला, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि इनको करने समझने के लिए हमें साइन कन्वेंशन भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले सीखते हैं बैटरी,
बैटरी दो वैरायटी की हो सकती है, एक हो सकती है आइडियल बैटरी, एक हो सकती है आइडियल बैटरी, और एक होती है नॉन आइडियल बैटरी। नॉन आइडियल बैटरी, इसको ध्यान से समझ लेना, ये आप ही के काम की बात है। आइडियल बैटरी कैसे बनाते हैं साहब, एक बड़ा डंडा छोटा डंडा, ऐसे बड़े डंडे का पोटेंशियल पॉजिटिव, छोटे डंडे का पोटेंशियल नेगेटिव। पोटेंशियल क्या होता है सर, पोटेंशियल का मतलब होता है औकात। बोलते हैं तेरी कितनी औकात है, देख लेंगे भैया, आजा शाम को आ जाना, तू कितने लड़के लेके आता है, लेके आ जा, अपन देख लेंगे तेरी कितनी औकात है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है औकात, बेसिकली फील करने के लिए एग्जाम में मतलब लिख के आ जाना ये, तो पोटेंशियल। तो बैटरी अगर आइडियल है तो सिर्फ ऐसे बनाएंगे उसको, और अगर बैटरी नॉन आइडियल है तो बैटरी में कुछ कमी भी होगी तो उसमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो स्मॉल आर लगा होता है नेगेटिव टर्मिनल के बगल में, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, बोलना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे सुंदर बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये मेरे पास किस वजह से आता है, तो बैटरी जो बनी है, कभी आपने अपने इन्वर्टर की बैटरी देखी तो उसमें पानी भरते हो तो बेसिकली उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं, केमिकल भरे हुए हैं। तो केमिकल जब गाढ़े हो जाते हैं, विस्कस हो जाते हैं, तो विस्कोसिटी की वजह से, अपने गाढ़ेपन की वजह से इलेक्ट्रॉन को मूव करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, दिक्कत खड़ी करते हैं। उस दिक्कत खड़ी को यानी विरोध करते हैं, तो इसी को तो बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब विरोध करना। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह तक, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक मूव करने में उसका अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, तो इसी को बोलते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको इससे शो कर दिया गया। कोई बच्चा पूछे कि साहब अपन इसको इधर लगा सकते हैं, भाई साहब इधर लगा लो, इधर लगाना चाहो इधर लगा लो, इट डजंट मैटर, बस इंटरनल रेजिस्टेंस शो करते हैं। ये नॉन आइडियल बैटरी है, ये आइडियल बैटरी है। अब जैसे मान के चलो, तो जब कंपनी से बैटरी मैन्युफैक्चर होके आई, इस बात को समझ लेना, बच्चों को 99% बच्चों को इस बात में डाउट रहती है कि बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को कब पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं और कब ईएमएफ बोलते हैं। तो दोनों में अंतर है, थोड़ी सी बात समझ लेना, आपके भेजे में ठक से बात घुस जाएगी, बहुत मोहब्बत से समझाऊंगा। कि मान के चलो कि कंपनी ने बैटरी बनाई, बैटरी मार्केट में मैन्युफैक्चर होके आई, अब तुमने बैटरी खरीदी, घर में लाके बैटरी को रख दिया, और जब तक उस बैटरी को किसी सर्किट में नहीं जोड़ा है, जब तक उस बैटरी को किसी सर्किट में नहीं जोड़ा है, तब तक उसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का अगर वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज मेजर करोगे तो जो वोल्टेज आएगा उसे ईएमएफ बोलते हैं। और जैसे ही उस बैटरी को किसी सर्किट में जोड़ दिया और उस बैटरी से एक बार करंट लेना चालू कर दिया, तो उस फिर वोल्ट मीटर लगा के जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, तो उसको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं या वोल्टेज बोलते हैं, ईएमएफ नहीं बोलते हैं। यानी कंपनी जब बैटरी मैन्युफैक्चर करके दे रही है और तुमने उसे किसी सर्किट में जब तक नहीं जोड़ा है, तब तक उसको वोल्ट मीटर लगा के अगर उसके पोटेंशियल डिफरेंस को नापा जाए, मेजर किया जाए, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और होता वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन नाम दे दिया गया ईएमएफ। ईएमएफ हमेशा किसी भी बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा पाया जाता है जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, और जब चार्ज हो रही होती है तो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगाते हैं, बैटरी का ईएमएफ उस टाइम पे कम होता है। तो जरा ध्यान से समझना, मैं एक एक बात बिल्कुल क्लियर करके समझाऊंगा। तो ये बैटरी का ईएमएफ जो है, इसको ईएमएफ को ऐसे शो कर देते हैं, ईएमएफ को ई से शो कर देते हैं, और इसमें भी ईएमएफ तो है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस ये है मेरे पास। तो ये तो थी बैटरी का टाइप कि एक आइडियल बैटरी कैसी दिखती है, नॉन आइडियल बैटरी कैसी दिखती है सर्किट के अंदर। अब लेकिन साइन कन्वेंशन कैसे लें, तो मान के चलो ये तुम्हारे पास कोई बैटरी दी गई है, ये प्लस माइनस, ठीक है, इसका ईएमएफ ई दे दिया गया। अगर सर्किट के अंदर तुम प्लस से माइनस की तरफ जाते हो, कोई जमूड़ा है जो प्लस से माइनस की तरफ मूव कर रहा है, बैटरी प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हो, तो बैटरी के साइन को ले लेना माइनस ईएमएफ। और कोई जमूड़ा मान के चलो माइनस से प्लस की तरफ मूव कर रहा है, बैटरी सर्किट में जब चल रहा है तो माइनस से प्लस की तरफ चल रहा है, तो इसके साइन को ले लेना प्लस ईएमएफ। तो ये बैटरी का साइन कन्वेंशन है, ठीक है। अब मान के चलो नॉन आइडियल बैटरी, तो नॉन आइडियल बैटरी को सीखने से पहले रेजिस्टेंस का साइन कन्वेंशन सीखें कि अगर रेजिस्टेंस मेरे सामने आ जाए तो उसमें कैसे साइन कन्वेंशन यूज किया जाए। मान के चलो ये मेरे पास रेजिस्टेंस R है और मान के चलो इसमें करंट I इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है। अब ये रेजिस्टेंस से करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा था, आराम से कोई दिक्कत नहीं थी अपने को। लेकिन अपन जब सर्किट में चलेंगे और अपन भी अगर इसी डायरेक्शन में चले गए, करंट की डायरेक्शन में चले गए, तो
वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस जो लिखेंगे, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे, वोल्टेज तो ओम्स बाबा ने बोला IR होता है, लेकिन साइन क्या लगाएंगे, करंट की डायरेक्शन में अगर चले जाएंगे हम अगर मूव कर रहे हैं सर्किट सॉल्व करने के लिए करंट की डायरेक्शन में, या मूव कर रहे हैं इस तरीके से, तो लगा देंगे -IR। और अगर रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा हुआ है साहब, और करंट मान के चलो वैसे फ्लो कर रहा है, लेकिन हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई जमूड़ा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, वोल्टेज तो IR ही होगा, ओम्स बाबा ने बोला, लेकिन लिख देंगे +IR। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो करता है, तो हाई पोटेंशियल को नाम दिया जाता है पॉजिटिव और लो पोटेंशियल का साइन होता है नेगेटिव साहब। तो जब हाई से लो की तरफ जा रहे हो, तुम हाई से लो की तरफ जा रहे हो तो माइनस की तरफ जा रहे हो, यानी -IR, और इसमें करंट के अपोजिट मूव कर रहे हो, करंट तो हाई से लो ही जाता है, लेकिन तुम लो से हाई की तरफ आ रहे हो बेटा, तो जब लो से हाई की तरफ आओगे तो +IR लगा दिया जाएगा, हाई यानी पॉजिटिव, तो +IR लगा देते हैं। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है तो ट्रिक समझ लो, ट्रिक से लेना देना है तो ट्रिक समझ लो। अगर करंट की सेम डायरेक्शन में जाओगे, करंट ऐसे जा रहा है तुम भी ऐसे बह जाओगे, तो सेम में M आता है, M का मतलब माइनस होता है, तो -IR लगा देना। और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो अपोजिट में P आता है, करंट ऐसे बह रहा है तुम ऐसे बह रहे हो सर्किट के अंदर सॉल्व करने के लिए, तो अपोजिट में P आता है, P का मतलब समझ चुके हो, पॉजिटिव लगा देना, +IR लगा देना। तो साहब अपन ने ऐसा देखा, बहुत अच्छी बात है, अपने को समझ में आ गया। आगे देखो, अब नॉन आइडियल बैटरी की अगर बात कर लें, इसको नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हैं भाई साहब, वीडियो पॉज करो उसको नोट करो। अब नॉन आइडियल बैटरी का साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो हमने बैटरी का साइन कन्वेंशन देखा और हमने भाई रेजिस्टेंस का साइन कन्वेंशन देखा। अब जरा नॉन आइडियल बैटरी का साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कैसे होगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये मेरे पास बैटरी का EMF E है, मान के चलो करंट ऐसे बह रहा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस A है, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस B है। तो देखो क्या चलना कैसे चालू करेंगे, जहां जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम नहीं उसको वैसे ही लिखा रहने दो। तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि VA माइनस VB कैसे लिखा जाए, VA माइनस VB अपने को क्या होगा ये बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हम ये मान लेते हैं, फाइनल पॉइंट ये मान लेते हैं। तो यहां से चलना चालू कर रहे हैं तो उसके वोल्टेज को लिख दो VA, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, प्लस से माइनस की तरफ चले बैटरी के, तुम ऐसे ही चल रहे हो भाई मान के चलो सर्किट में, तो प्लस से माइनस की, ये प्लस होता है, छोटा डंडा माइनस होता है, तो लिख देना -EMF। अब करंट ऐसे ही बह रहा था और तुम भी ऐसे ही बह रहे थे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे थे, तो इसमें लगा देना -IR। और अब कहां पहुंचे, VB पे, तो इक्वल टू लिख देना VB। अब VA माइनस VB जब लिखोगे तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसको उधर ले जाएंगे, E+IR हो जाएगी इसकी वैल्यू साहब। दूसरी बात देखें, मान के चलो कोई बोले अपन ऐसे नहीं चलेंगे, अपन तो ऐसे चलेंगे साहब, अपन तो ऐसे चलेंगे। मान के चलो ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये EMF E है बैटरी का, करंट सर्किट में अब ऐसे बह रहा है, मान के चलो अभी करंट ऐसे बह रहा था, अब सर्किट में करंट अगर ऐसे बह रहा है, लेकिन मान के चलो हमें चलना कैसे चलना चाहते हो, जैसे चलना चाहो वैसे चल लो, ठीक है। अपन तो ऐसे ही चलते हैं भाई, मान के चलो अपन तो ऐसे ही मूव करके चले गए साहब। अगर ऐसे मूव करके चले गए कोई आपत्ति नहीं है, मास्टर ने सिखाया था, जिसका नहीं मालूम उसको वैसे लिख दो। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन हम तो ऐसे जा रहे हैं, तो ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो -EMF लिख देंगे। और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन अपन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस लगाएंगे, +IR लिख देंगे, बराबर में VB मिल जाएगा। अपने को VA माइनस VB चाहिए, तो VA माइनस VB, VB को इधर ले आएंगे, तो BB नहीं बोल लिया, VB बोल लिया हूं, तो E-IR आ जाएगा। ये आ गया साहब। अब एक चीज समझो, एक चीज समझना इसमें, इनमें से एक केस एग्जामिनेशन पूछेगा कि चार्जिंग का केस कौन सा है, बैटरी चार्ज किस केस में हो रही है और डिस्चार्ज किस केस में हो रही है। तो जिस केस में तुम्हें बैटरी का EMF की वैल्यू बढ़ती दिखाई दे वो चार्जिंग का केस है, जिसमें EMF की वैल्यू घटती दिखाई दे वो डिस्चार्जिंग का केस है। EMF की वैल्यू बढ़ती घटती नहीं है, EMF तो फिक्स है,
ईएमएफ में कुछ ऐड होता दिखाई दे तो वो चार्जिंग है, ईएमएफ में से कुछ माइनस होता दिखाई दे तो वो डिस्चार्जिंग है। तो देखो इनमें से अब आप ही बताओ चार्जिंग कौन सा है। इसमें साहब ईएमएफ ई था, इसमें प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है, वैल्यू ऐड हो रही है, तो इसका मतलब है साहब ये चार्जिंग का केस है, ये चार्जिंग का केस है। और इसमें ईएमएफ में से माइनस हो रहा है, ये डिस्चार्जिंग का केस है, ये डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। यानी बैटरी साहब आपके इस केस में क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। कोई बोले साहब अपने को ऐसे समझ में नहीं आया, दूसरे तरीके से देखो। दूसरे तरीके से कैसे, मान के चलो बैटरी के अंदर करंट घुसेड़ रहे हो, प्लस से अंदर करंट घुस रहा है, प्लस की तरफ से करंट अंदर घुस रहा है, तो मान के चलना कि बैटरी को चार्ज कर रहे हो, और अगर प्लस में से करंट बाहर निकल ले आए, हमेशा बैटरी तो करंट देती है, तो प्लस में से अगर बाहर निकल ले आए तो समझ जाओ बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस था, अपन ने ये बात समझ ली। तो किरचॉफ लॉ अपन को समझ में आया। किरचॉफ लॉ में अपन ने देखा कि किसी भी बैटरी, किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर अलजेब्रिक सम जो होता है सारे एलिमेंट्स का, वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। जरा करके देखते हैं, इसको लगा के देखते हैं। तो अपन ने जो ये सीखा, जो ज्ञान अपन ने ये सीखा, इस ज्ञान को जरा लगा के देखते हैं साहब किसी सर्किट में। ये मास्टर ने सही सिखाया या गलत तो नहीं सिखा दिए कहीं अपने को मास्टर साहब ने। तो देखो, मान के चलो मेरे बेटे कि ये बैटरी है, इसका वोल्टेज है, इसका ईएमएफ है मान के चलो 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है मान के चलो 2 ओम का, करंट इसमें से मान के चलो फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, और तुमको एक रेजिस्टेंस लगा के दे दिया इधर। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। अपने से बोला इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं सबसे पहले। पहले तो सर्किट में चलने का तरीका मालूम होना चाहिए, सर्किट क्लोज है कि नहीं, A B C D A। तो अपन ने देखा इनक्लोज लूप, इनक्लोज्ड लूप, लूप कौन सा क्लोज है, A B C D A। इस क्लोज लूप में अपन देख रहे हैं। अब चलें कैसे, तुम बताओ कैसे चलें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो एंटी पुलिस बुला लेगी या क्लॉकवाइज चलें। तो अपन एंटी क्लॉकवाइज चल लेते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज सर्किट में अपन चल रहे हैं साहब। तो प्लस से लेके माइनस की तरफ चले, सॉरी माइनस से प्लस की तरफ चले, तो प्लस ईएमएफ नोट कर दिया, यानी कि ईएमएफ प्लस ईएमएफ नोट कर दिया। उसके बाद रेजिस्टेंस मिला, करंट भी ऐसे ही बह रहा था, अपन भी ऐसे ही जा रहे थे, तो माइनस आई इंटू आर नोट कर दिया। उसके बाद आए, करंट भी ऐसे ही बह रहा था, अपन भी ऐसे ही जा रहे थे, तो माइनस आई इंटू स्मॉल आर नोट कर दिया। और उसके बाद अपन लौट के बुद्धू घर को आए, यहीं से चले थे यहीं वापस आ गए, तो इक्वल टू 0 कर दें। तो बैटरी की वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर दें, 5 वोल्ट माइनस आई की वैल्यू 1 इंटू रेजिस्टेंस आर निकालना है, माइनस आई 1, और स्मॉल आर की वैल्यू अपने को 2 ओम दी गई है, इक्वल टू 0। ठीक है साहब। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस आर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएंगे, बचेगा 3 इक्वल टू आर, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम आ गई। तो अपन ने ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी सीख लिया, सेकंड लॉ भी सीख लिया। इसको आप चाहो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा।